गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार पुनः कथन करते हैं आपकी पढ़ी हुई कहानी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 से ईदगाह का। इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं और एक बार पुनः कथन और पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं ताकि आप मुख्य बिंदुओं को याद रख पाएँ और जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ। तो सबसे पहले एक बार फिर से प्रेमचंद की मुख्य बातें, यानी जो प्रेमचंद हैं वो किस प्रकार के लेखक हैं। तो जो मुख्य बातें हैं, जो उनकी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो ये है कि वो युग प्रवर्तक रचनाकार रहे हैं, यानी उन्होंने युग बदल कर रख दिया। जब उन्होंने लिखा था वो युग जो है वो उनके नाम से जाना जाता था। तो एक यथार्थवादी जो नई भावना है या जो नया लेखन है यथार्थवाद का, सच्चाई का, या जब वास्तविक विषय को उठाकर वो उनकी जो कहानियाँ हैं, उपन्यास है, नाटकों में दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही उनकी जो रचनाएं थी वो तत्कालीन इतिहास से जुड़ी हुई थी। तो जो तत्कालीन उस समय का जो इतिहास था, उस समय की जो बातचीत थी या जो जैसा माहौल था, परिवेश था, उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे थे। वे सर्वप्रथम उपन्यासकार व कहानीकार थे, यानी कहानीकार की जो शुरुआत है, जो कहानियों की शुरुआत है, मुख्य रूप से जो सही रूप में देखी जा सकती है वो प्रेमचंद से देखी जा सकती है। इसी के साथ उनकी रचनाओं में जन साधारण भाषा से और इसके साथ ही उर्दू की भाषा, अंग्रेज़ी और फ़ारसी की भाषा का मिला जुला प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनका जो विषय रहा है अपनी कहानी और उपन्यास का, वो मुख्य रूप से जनसाधारण की भावनाएं, परिस्थितियां या समस्याओं को लेकर रहा है। उन्होंने किसान जीवन, निम्न मध्य वर्ग जो होता है, या किस प्रकार का जो हमारा राजनीतिक परिवेश है, उन सबको एक मुद्दे बनाकर या केंद्र में रखकर अपनी रचनाओं की रचना की है। उनकी भाषा जो है वो सरल और सजीव है। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य मानवीय व्यापारों को मनोवैज्ञानिक स्थितियों से जोड़कर उनमें एक तीव्र रुचि और जो मानवीय रुचि है वो पैदा की है। यानी जब लोग विचारने लगते हैं, सोचने लगते हैं किसी चीज़ को, जब वो पढ़ते हैं उनकी कहानियों को, तो मनोवैज्ञानिक रूप में यानी दिमाग पर, मस्तिष्क में एक छाप छोड़ जाती हैं वो बातें। तो जिस प्रकार ईदगाह कहानी में आप देखते हैं कि छोटे बच्चे के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से, बाल मनोविज्ञान के माध्यम से वो किस प्रकार से सारी स्थितियों को हमारे सामने रखते हैं। ईदगाह कहानी के कुछ मुख्य पात्र, जिसमें सबसे पहला मुख्य पात्र है हामिद, महमूद, अमीना, मोहसिन, नूरे, सम्मी। तो हामिद और अमीना के इर्द गिर्द घूमती हुई किस प्रकार जो दादी है हामिद की, अमीना, वो किस प्रकार की स्थितियां झेलती है और कैसे संघर्षमय जीवन उसका होता है। और इसी के साथ जब हामिद जो है वो मेले में जाता है तो कौन कौन से जो मित्र हैं उसके साथ होते हैं। तो इन 4 मित्रों का नाम है महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, जो तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार हामिद को चढ़ाते हैं, और वो जो चीज़ें खरीदते हैं वो चीज़ें किस चीज़ का प्रतीक होती हैं, इसकी बात इस पाठ में की गई है। इस कहानी की कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, यानी जो ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कहानी किस पर आधारित है। तो ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके साथ ही मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। किस प्रकार से जोड़ा गया है, आपने देखा है कि कहानी में मानवीय संवेदना, यानी किस प्रकार हामिद का अमीना के प्रति लगाव और अमीना का हामिद के प्रति लगाव, और किस प्रकार से चिंतित होना, एक दूसरे के लिए किस प्रकार का स्नेह भाव है, आदर है, उसका वर्णन है। मानवीय संवेदनाएं हैं, वो किस प्रकार अपनी दादी के हाथ को जलते हुए देखता है तो ये सोचकर आर्थिक रूप से वो संघर्ष कर रहे हैं, यह सोचकर वो चिमटा खरीदता है। जीवनगत मूल्य, यानी जीवनगत मूल्य कैसे हैं, कैसा जीवन उन ग्रामीण स्थितियों में या स्थान पर रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है, उनको तथ्यों के माध्यम से दर्शाया गया है कि शहरी जीवन कैसा है और ग्रामीण जीवन कैसा है, वहाँ की औरतें कितना काम करती हैं, कैसी परिस्थितियों में है, ये हामिद और उनके दोस्तों के बीच का जो वार्तालाप है उसके माध्यम से दर्शाया गया है। इसके साथ ही किस प्रकार से
जो हामिद है और उनके दोस्त जब मेले की ओर रवाना होते हैं तो रास्ते भर में कैसी कैसी चीज़ों को देखते हैं, और वहाँ पर जब मेले में पहुँच जाते हैं तो किस प्रकार का एक भेदभाव दिखाई पड़ता है। यानी मस्जिद के अंदर एक अलग स्थिति है और मस्जिद के बाहर आते ही एक अलग स्थिति है। तो जीवनगत जो मूल्य हैं उन्हें यहाँ दिखाया गया है। इसके साथ ही आर्थिक विषमता के साथ साथ हामिद ने आधारभूत यथार्थ को दर्शाया है। किस प्रकार कमी होने के कारण, यानी छोटी सी उम्र में हामिद के माध्यम से, कि किस प्रकार जब आर्थिक रूप से तंगी होती है, विषमता होती है, तो कैसी स्थिति होती है बच्चे की, कैसी मानसिक स्थिति होती है, वो क्या सोचता है। जैसे हामिद जब जाता है मेले में तो वो बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए ललायित होता है, उसका भी मन करता है कि वो चीज़ें खरीदे, लेकिन जब वो देखता है कि यह चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे अपने मन को मनाता है। और उम्र से पहले ही बड़ा हो जाने का जो यथार्थ है कि किस प्रकार जो आर्थिक विषमता है वो बच्चों में कैसे बड़प्पन का भाव ले आती है। उम्र से पहले ही उनकी स्थिति या उनका जो मानसिक विकास है वो पहले ही हो जाता है। ईद के त्यौहार को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है, जिसमें लेखक ने ग्रामीण मुस्लिम जीवन को बहुत ही सरल प्रभाव से एकांकित और रेखांकित किया है। इसी के साथ अमीरी और गरीबी के फ़र्क को दर्शाया है। जो मस्जिद वाला प्रसंग है, यानी भ्रातृत्व का जो भाव है, वो जो मस्जिद है उनके वहाँ पे भीतर ही ऐसा लगता है जब सभी लोग कतार में पंक्तियों के समान एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं, और बाहर निकलते ही कितने डिफरेंसेस हैं, कितना अलगाव है। इस कहानी में प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। तो प्रेम और त्याग का सीख का जो पाठ है वो हमें हामिद और अमीना के माध्यम से पता चलता है। एक बार फिर हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं ताकि आप इस कहानी को पुनः स्मरण कर पाएँ और समझ पाएँ। एक बार फिर से ध्यान रखने योग्य बातों को ध्यान में रखकर, यानी इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें ध्यान में रखकर इस पाठ का विश्लेषण करते हैं और इसे पढ़ लेते हैं, इसका वाचन करते हैं। पवित्र माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्यौहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे छोटे, बड़े, अमीर, गरीब, वर्ग भावना से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर उत्साह में भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हामिद तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और पहले जितना प्रसन्न भी रहता है, यानी क्योंकि उसे एक आस है। उसे अमीना ने कहा है कि तुम्हारे पिता एक दिन, माता पिता लौट कर आएंगे और खूब सा पैसा लेकर आएंगे, वो पैसा कमाने के लिए गए हैं या काम के लिए बाहर गए हैं। तो एक आशा का संचार हामिद के मन में हमेशा बना रहता है, वो फिर भी प्रसन्न रहता है। उस नन्ही सी जान को तो यही बताया गया है कि उसके अब्बा आज रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। और हो भी क्यों, आशा तो बड़ी चीज़ है, वो भी बच्चों की आशा। इनकी तो बात ही ना करिए, इतनी इनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। आपने देखा है कि बच्चे छोटी छोटी बातों में ही कितना कुछ खोज लेते हैं, उनकी कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो उम्र के साथ हमारी कल्पना शक्ति कम हो जाती है, हम वो विचार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ देख लेते हैं और बहुत सी नई नई चीज़ें गढ़ लेते हैं। हामिद के मित्रों के पास में खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 6 पैसे हैं। आकर्षक के कई स्थान हैं। आकाश की सैर कराने वाला हिडोला, चरखी और उनके अनेक प्रकार के मन भावक खिलौने बच्चों को अपनी ओर खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं, परंतु हामिद कुछ चीज़ों के दाम पूछकर उनमें गुण दोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है। और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद जैसे का वर्ग जो है अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपनी सीमित साधनों में सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार कि हामिद उन चीज़ों को नहीं खरीदता, उसका भी मन होता है, लेकिन इसके माध्यम से कैसे लेखक दर्शाना चाहता है कि
हम जब हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो वास्तविक स्थिति यानी जो सच है उसको आधार जानते हुए हम मान लेते हैं, उस सच को स्वीकार कर लेते हैं और उन सीमित साधनों में ही, कम साधनों में ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व का लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वह मेले में फिजूल खर्च ना करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा करती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल निभाया और बूढ़ी अमीना ने बालिका का रोल निभाया। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। हामिद अपनी उम्र के अनुसार एक आम बच्चे की तरह भोला भी है, और जब बच्चों के बीच जिन्नात का प्रसंग छिड़ा तो हामिद बड़े आश्चर्य से पूछता है, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे ना? इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भोलापन भी उसके चरित्र की एक विशेषता है। बच्चों के मन में या बच्चों के जो वर्ग होता है उस समय वह बात कर रहे होते हैं जिन्नात के बारे में कि रात को जिन्नात आते हैं, वो किस प्रकार से सब कुछ ले जाते हैं, वो आकर सारी दुकानों से चीज़ें खरीद लेते हैं। तो एक भोलापन जो है वो उनके माध्यम से दर्शाया गया है कि जो जिन्नात है वो अमीर वर्ग है, वो ठाकुर हैं या यूँ कहें कि ज़मींदार वर्ग है जो सब कुछ आके खरीद सकते हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो जैसी इच्छा चाहे वो उसी के अनुसार चीज़ें ले सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो बच्चों के मन में एक जो भोलापन होता है कि जिस प्रकार एक कहानी होती है कि अलादीन का चिराग है, उसे घिसने से अलादीन जो चिराग में से जब जिन निकलता है तो वो सारी इच्छाएं पूरी करता है, इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वो बच्चे अक्सर कर लेते हैं। तो हामिद में भी इस तरह की बात जब दिखाई देती है तो उसका एक भोलेपन का व्यक्तित्व, बचपना जो है वो इससे छलकता है। इसी के साथ कहानी में अन्य प्रसंग यानी यूँ कहें कि जब वो मेले के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो जब वो कंपेयर करते हैं, दोनों में समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं कि शहरी और जो ग्रामीण जीवन है वो कैसा है, लेकिन उसमें कोई समानता उन्हें नज़र नहीं आती, क्योंकि दोनों में से वो मानते हैं कि उनकी माएँ अधिक काम करती हैं, वो खूब तेज़ दौड़ सकती हैं, वो घड़ों बहुत से भारी भारी जो घड़े हैं वो भरकर पानी लाती हैं, और यहाँ की जो काम कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं वो बहुत उनके लिए आसान है। और इसी के साथ वो स्कूल का प्रसंग छेड़ते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं वो आदर नहीं करते। इसी के साथ मेले में जब वो पहुंचते हैं तो मेले में मस्जिद का प्रसंग छेड़ते हैं, और मस्जिद के प्रसंग से किस प्रकार दर्शाया जाता है कि भ्रातृत्व का भाव दर्शाया जाता है कि कैसे अपनेपन का, लगाव का और धर्म जो है वो जोड़ कर रखता है, इसकी बात दर्शाई गई है। और उसी के साथ जब कहानी में ये बच्चे जो हैं वो तरह तरह की चीज़ें खरीद लेते हैं, हामिद अपने चिमटे का जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ जाता है, उसके चिमटे का प्रभाव जब वो साबित कर देता है कि उसका चिमटा जो है वो रुस्तमे हिंद है, उसकी चर्चा इस कहानी में हुई है। और जब बच्चे अपने खिलौने लेकर, अन्य बच्चे जो हैं वो अपने घर पहुंचते हैं, उनके कैसे उनके खिलौने जो हैं वो टूट जाते हैं और किस प्रकार उन्हें डांट फटकार लगती है, लेकिन हामिद को उसकी दादी खूब प्रेम करती है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। एक स्नेह भाव और त्याग की छाप इस कहानी से पड़ती है। तो आशा है कि आप इस पाठ को, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ ईदगाह को समझ पाए होंगे, और इन्हीं ध्यान रखने योग्य बातों के आधार पर दिए हुए असाइनमेंट को आपको पूरा करना है। धन्यवाद।